वाह भाभी, कितना ठंडा लग रहा है ना। ऐसा लग रहा है जैसे इस घर के अंदर कोई नदी बह रही हो। देखा माँ, हमने कहा था ना ये जादुई घर है। आओ, अंदर भी कमरे हैं। बच्चे भागकर कमरे दिखाने लगते हैं। घर में कुल 5 बड़े कमरे हैं और हर कमरे में मिट्टी के बने सुंदर पलंग है, जिन पर सूती गद्दे और साफ सुथरी चादरें बिछी हैं। सभी लोग घर की सुंदरता और चीजों को देख रहे हैं। तभी रागिनी सामने वाले कमरे में जाकर एक मिट्टी से बने पलंग पर बैठती है और उस पर हाथ फेरते हुए कहती है, कितना सुंदर पलंग है। मिट्टी से भी इतना प्यारा और आरामदायक पलंग बन सकता है, ये तो सोचा भी नहीं था। मैं तो बहुत थक गई हूँ, जरा बैठ जाती हूँ। सभी लोग उस कमरे में आकर वो पलंग और कमरा देखते हैं जो काफी सुंदर लग रहा था। तभी सामने के कमरे से आवाज आती है। शिल्पा कहती है, दीदी यहाँ आओ, देखो रसोई यहाँ पर है। सभी लोग शिल्पा को आवाज देने पर रसोई में पहुंचते हैं। सभी लोग देखते हैं कि रसोई में मिट्टी का फ्रिज है, मिट्टी का एसी, मिट्टी के डिब्बे, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का चूल्हा। मिट्टी को देखकर मिट्टी के अलमारी बने हुए हैं। वहां ये सारी चीज मौजूद थी। सभी लोग रसोई देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तब सुमित्रा कहती है, ये तो किसी भगवान का ही घर लगता है। सब कुछ इतना साफ सुथरा और व्यवस्थित है। मिट्टी के चूल्हे के पास लकड़ियाँ भी रखी हैं। सभी लोग रसोई को देखकर खुश हो रहे थे कि तभी पीछे वाले कमरे से महेश आवाज देकर कहता है, अरे भाई, तुम लोग यहाँ आकर देखो, ये कमरा कितना अच्छा है और यहाँ कपड़े रखने के लिए अलग से अलमारी बनी है। मैंने तो सोच लिया है कि मैं यहीं सोऊंगा। महेश की आवाज सुनकर सभी लोग पीछे वाले कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि वो कमरा भी बहुत सुंदर है। सुमित्रा कहती है, चलो भाई, इन्होंने तो ये अलमारी वाला कमरा ले लिया। अब सब लोग अपने अपने कमरे ले लो। आखिर घर में 5 कमरे हैं, तो हम सब अपने अपने कमरे में सोएंगे। सुमित्रा के ऐसा कहने पर बच्चे बगल वाले कमरे में बने पलंग पर जाकर सो जाते हैं। कोमल, रागिनी और शिल्पा भी उस कमरे में जाकर बच्चों को देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। सभी लोगों ने घूम घूम कर घर को देखा और बड़ी खुश हुए। उसके बाद कोमल अपनी दोनों भाभियों से कहती है, भाभी, अब ये 5 कमरों का बना हुआ मिट्टी का घर तो हमने अच्छी तरह से देख लिया। अब भूख लग रही है, प्लीज आप लोग खाना बना लो ना। हाँ हाँ कोमल, तुम बच्चों के साथ बैठकर बातें करो, तब तक हम दोनों खाना बना लेते हैं। अब रागिनी और शिल्पा ने रसोई संभाल ली है। वहां दाल, चावल और कुछ मसाले पहले से रखे हुए थे और चूल्हे के बगल में कुछ लकड़ियां भी रखी हुई थी। वो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी शिल्पा सब्जी बनाते हुए रागिनी से कहती है, दीदी देखा आपने, ताज्जुब की बात यह है कि चूल्हा जलने के बावजूद रसोई गर्म नहीं हो रही। हाँ शिल्पा, चूल्हा जल रहा है पर हमें पसीना नहीं आ रहा। ये घर सच में किसी अजूबे से कम नहीं है। आज महीनों बाद मैं सुकून से खाना बना रही हूँ। बच्चों आओ, खाना तैयार है। बातें करते हुए शिल्पा और रागिनी खाना बना लेती हैं। उसके बाद हॉल में चटाई बिछाकर सभी लोगों के लिए मिट्टी के बर्तनों में खाना परोसती हैं। पूरा परिवार मिट्टी के बर्तनों में खाना खाता है और सबके चेहरे पर एक असीम शांति है। खाना खाते हुए महेश कहता है, पता नहीं ये घर किसका है। हम यहाँ तो आ गए, पर ऐसा ना हो कि मकान मालिक आकर हमें निकाल दे। बाबूजी, जब मकान मालिक आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो यहाँ सुकून है। बाहर जंगल में मौत थी और यहाँ जिंदगी। कम से कम आज की रात तो चैन से सो सकते हैं। रमेश की बात से सभी लोग सहमत होते हैं। खाना खाकर सभी अपने अपने अलग अलग कमरे में जाकर सो जाते हैं। बच्चे अपना अलग कमरा ले लेते हैं और पहली बार बिना पंखे के गहरी और ठंडी नींद में सो जाते हैं। सुबह पक्षियों के चहचहाने से कोमल की आंख खुलती है। वो बाहर निकलती है और देखती है कि घर के ठीक पीछे एक छोटी सी साफ पानी की नदी बह रही है। ये देखकर कोमल बहुत खुश होती है। थोड़ी देर बाद वो अंदर आती है तो सभी लोग उठ चुके थे। कोमल सभी लोगों से कहती है, माँ, पिताजी, भैया, आपको पता है हमारे घर के पीछे थोड़ी ही दूर पर एक सुंदर नदी बह रही है। क्यों ना हम लोग वहाँ चले? इस गर्मी के मौसम में नदी में नहाने में बहुत मजा आएगा। हम वहाँ नहा भी लेंगे और पीने का पानी भी भर कर ले आएंगे और साथ में बच्चों को भी घुमा भी देंगे। हाँ मम्मी पापा, अब अभी चलिए, सचमुच बड़ा मजा आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो चलते हैं। अब पूरा परिवार अपने घर से बाहर निकलता है और थोड़ी दूर चलकर नदी के किनारे जाता है। वहां का नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं। नदी के किनारे उगी हुई टमाटर, मिर्च, गोभी और आलू की झाड़ियां लगी हैं। अरे देखो, यहाँ तो सब्जियां भी लगी हैं। शायद कभी यहाँ से गुजरने वाले लोगों ने बीज फेंके होंगे जो इस नमी में उग गए। चलो सब लोग नहा धो लो, कितना साफ पानी है। हम घर के मटके भी यहीं से भर लेंगे। उसके बाद सब लोग नदी में नहाते हैं। तभी दोनों भाइयों की नजर नदी से कुछ दूर पर लगे हुए फलों के पेड़ पर जाती है। वो दोनों जल्दी से जाकर उन पेड़ों से केले, सीताफल और अनार तोड़ कर ले आते हैं। सभी मिलकर ताजे फल खाते हैं और नदी का पानी पीते हैं और मटकों में साफ पानी भरकर घर लौटते हैं। रात हो चुकी थी, इसलिए अब दोनों बहुएं रसोई में जाकर खाना बनाती हैं और अपने परिवार वालों को खिलाती हैं। फिर सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह रमेश और सुरेश नाश्ता करने के बाद अपने परिवार वालों से कहते हैं, हमारे रहने की व्यवस्था तो हो गई। ये ठंडा मिट्टी का घर हमें किस्मत से मिल गया, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें अपने लिए मजदूरी ढूंढने के लिए जाना चाहिए ताकि हम अपने घर का खर्च चला सकें। और वैसे भी अपने लिए घर की व्यवस्था भी तो हमें करनी होगी ना, तो कुछ पैसे भी इकट्ठे करने होंगे।
हाँ ठीक है भैया, तो चलिए हम गांव की तरफ मजदूरी ढूंढने के लिए निकलते हैं। ऐसा कहकर दोनों भाई मजदूरी ढूंढने के लिए गांव की तरफ निकल जाते हैं और दोनों बहू अपने काम में लग जाती हैं। ऐसी दोपहर हो जाती है और रागिनी और शिल्पा हॉल में बैठकर बातें करती हैं। सच में शिल्पा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी में ऐसा भी दिन आएगा। याद है उस पुराने घर में हम कैसे एक एक सांस के लिए तरसते थे, चूल्हे की आग और ऊपर से सूरज की मार। कैसे भूल सकती हूँ दीदी। यहाँ तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने खुद हमारे लिए महल बनाया हो। बस मन में एक ही डर रहता है कि कहीं इस घर का असली मालिक आकर हमें यहाँ से निकाल ना दे। भगवान करे वो हमें यहीं रहने दे। जो हमारी किस्मत में होगा वही होगा। अभी तो कम से कम बच्चे चैन से सो रहे हैं और बाबूजी की तबीयत में भी सुधार है। इस ठंडक ने जैसे सबकी जान में जान डाल दी हो। ऐसे ही शाम हो जाती है। रमेश और सुरेश पास के कस्बे से मजदूरी करके लौट रहे हैं। उनके हाथों में राशन की थैलियां और बच्चों के लिए कुछ मिठाइयां हैं। रास्ते में उन्हें उनकी पुरानी पड़ोसन नंदिनी और कुछ और औरतें मिलती हैं। नंदिनी कहती है, अरे रमेश भाई, तुम लोग अभी तक जंगल में ही रह रहे हो। सुना है तुम्हें वहाँ कोई 5 कमरों का आलीशान घर मिल गया है। हाँ नंदिनी बहन, सिर छुपाने की जगह मिल गई है और घर बहुत ठंडा है। बच्चों को अब गर्मी नहीं सताती। अच्छा, आज तो हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। मेरे बच्चे भी उस घर को देखना चाहते हैं। जरूर, हमारे साथ ही चलिए, आप सबका स्वागत है। नंदिनी और उसके बच्चे रमेश और सुरेश के साथ ही उनके घर के लिए निकलते हैं। वो लोग घर पहुंचते हैं। जैसे वो कदम अंदर रखते हैं उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुमित्रा उन्हें देखकर कहती है, आओ आओ शिवानी बहन, नंदिनी बहू, अच्छा हुआ तुम लोग हमसे मिलने आ गए। आओ बैठो। अब सुमित्रा और नंदिनी वहां बैठ जाते हैं और नंदिनी की बेटी बुलबुल पिंकी और बंटी के साथ खेलने के लिए चली जाती है। तब नंदिनी कहती है, अरे वाह, ये घर है या कोई जादुई महल। सुमित्रा चाची, बाहर तो लू चल रही है और यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी झील के किनारे बैठे हो। इतनी ठंडक कहाँ से आ रही है। ये सब इस मिट्टी का कमाल है बहू। आओ मैं तुम्हें अपना घर दिखा दूं। ऐसा कहकर सुमित्रा नंदिनी और शिवानी को अपने घर के 5 कमरे दिखाती है और फिर अंत में वो उन्हें रसोई में ले जाती है, जहाँ का कूलर, फ्रिज, एसी और मिट्टी के बर्तन और सारा सामान देखकर नंदिनी और शिवानी दोनों हैरान रह जाती हैं। तब शिल्पा कहती है, नंदिनी बहन, शिवानी चाचा, आओ बैठो, मैं आप लोगों को मटके का ठंडा पानी पिलाती हूँ। अब नंदिनी और शिवानी सामने हॉल में चटाई पे आकर बैठ जाती हैं। उसके बाद शिल्पा उनके लिए मटकी का ठंडा पानी और साथ में जंगल से तोड़े हुए कुछ फल लेकर आती हैं और उन्हें देती हैं। शिवानी और नंदिनी दोनों पानी पीती हैं और फल खाती हैं और बुलबुल भी उनके साथ फल खाती है। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो लोग लौट जाते हैं। दोनों औरतें पूरे गांव में ये खबर फैला देती हैं कि महेश का परिवार एक बहुत अच्छे घर में रह रहा है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन घर में सब दोपहर का खाना खाकर आराम कर रहे हैं। अचानक बाहर भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है और कोई तेज आवाज में चिल्लाता है। पूरा परिवार हड़बड़ाकर हॉल में इकट्ठा हो जाता है। बाहर 4 हट्टे कट्टे और डरावने दिखने वाले आदमी खड़े हैं। उनके पास बड़े बड़े थैले और हथियार हैं। ए, कौन है अंदर? हमारे घर में घुसने की हिम्मत किसने की? आप लोग कौन हैं? ओए, हम कौन हैं? ये हमारा घर है। हमने इसे अपनी मेहनत से बनाया है ताकि चोरी और डकैती के बाद यहाँ छुप सके। तुम लोगों ने हमारे अड्डे पर कब्जा कर लिया। हमें माफ कर दीजिए, हम बेघर थे और गर्मी में मर रहे थे, इसलिए यहाँ शरण ली। आप अपना घर रख लीजिए, हम अभी चले जाएंगे। इतनी आसानी से नहीं। अब तुम लोगों ने हमारा ठिकाना देख लिया है तो हम तुम्हें अब छोड़ नहीं सकते। अब तुम सब बाहर हमारी कैदी हो। ये औरतें हमारे लिए खाना बनाएंगी और तुम लोग हमारे नौकर बनोगे। ऐसा कहकर डकैत हॉल में बैठकर शराब पीने लगते हैं और कहते हैं, ए, तुम दोनों जल्दी से जाकर हमारे लिए अच्छा खाना बनाकर लेकर आओ। अरे बड्ढे, तुम दोनों आकर हमारे पैर दबाओ और लड़की तो जल्दी जाकर हमारे लिए पानी लेकर आ। डकैतों की बात सुनकर रागिनी और शिल्पा रसोई में जाते हैं और खाना बनाने लगते हैं। कोमल उनके लिए पानी लाती है और महेश और सुमित्रा उनके पैर दबाने लगते हैं। तभी एक डकैत अपने साथियों से कहता है, भाई, इस बार की चोरी में 1 लाख का माल हाथ लगा है। पुलिस हमें ढूंढते हुए गांव तक आएगी, पर इस जंगल के बीच इस ठंडे घर में हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। आप लोग गंदे अंकल हो, आप लोग चोरी करते हो। हाँ छोटे शेर, हम बहुत बड़े डकैत हैं। क्या तुझे भी हमारे गैंग में शामिल होना है क्या? नहीं नहीं, मम्मी कहती है कि चोरी करना गंदी बात है। हे, चोरी को गंदी बात मत बोलना। चल आजा, आकर यहाँ बैठ जा और जब तक मैं न कहूँ तब तक उठना मत। दोनों बच्चे डर के कारण डकैतों के बगल में जाकर बैठ जाते हैं और रागिनी और शिल्पा रसोई में जाकर डकैतों का खाना बनाने लगती है। खाना बनाकर परोसती है। सब खाना खाने लगते हैं। उधर शाम हो चुकी थी। रमेश और सुरेश मजदूरी करके घर वापस लौटते हैं। तभी उन्हें घर के बाहर कुछ अजनबियों की चप्पल दिखाई देती है। ये देखकर रमेश कहता है, सुरेश देखो, घर के बाहर ये चप्पलें किसकी हैं और कुछ आवाजें भी आ रही हैं। हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए।
ऐसा कहकर दोनों भाई घर के अंदर झांक कर देखते हैं तो उन्हें चारों डकैत दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वो सब कुछ समझ जाते हैं और अब दोनों भाई घर के अंदर घुसने की बजाय सीधा गांव की पुलिस स्टेशन जाते हैं और रमेश पुलिस इंस्पेक्टर से कहता है, इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर में 4 डकैत छुपे हैं, उनके पास हथियार और लूटा हुआ माल भी है, कृपा करके हमारे परिवार को बचाइए। क्या वो चारों? उन पर तो सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। चलो टीम, तुरंत जंगल की ओर निकलो। ऐसा कहकर पुलिस वाले रमेश और सुरेश के साथ उनके घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अचानक पुलिस घर को चारों तरफ से घेर लेती है। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ अंदर घुसता है और कहता है, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, तुम सब चारों तरफ से घिर चुके हो। डकैत हड़बड़ा कर उठते हैं और पुलिस को बंदूक के सामने उनकी एक नहीं चलती। पुलिस उन्हें हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लेती है। तब उनमें से एक डकैत कहता है, तुम लोगों ने हमें पकड़वा दिया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं चोर गैंग में नहीं, पुलिस गैंग में शामिल हूँ चचा। सभी लोग बंटी की बात पर हंस पड़ते हैं और इंस्पेक्टर महेश से कहता है, देखिए, सरकार ने इन डकैतों को पकड़वाने पर 1.5 लाख रुपए का इनाम रखा है। हम इन्हें ले जा रहे हैं। आप लोग पुलिस स्टेशन आकर अपनी इनाम की राशि ले लीजिए। और हाँ, अगर आप इस घर में रहना चाहें तो आप रह सकते हैं। साहब, ये तो हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब हम अपना पुराना कर्जा चुका सकेंगे और अपना घर वापस ले पाएंगे। इंस्पेक्टर डकैत को पकड़कर ले जाते हैं। साथ में रमेश और सुरेश दोनों भाई भी इंस्पेक्टर के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर उन्हें इनाम की राशि देते हैं। वो लोग घर आते हैं। पैसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तब सुमित्रा कहती है, सुनिए जी, अब हमारे पास पैसे भी आ गए हैं, तो चलिए हम साहूकार से अपना घर वापस ले लेते हैं और अपने घर में ही रहेंगे। हाँ माँ जी, वो तो ठीक है, लेकिन इस बार हम अपने घर में कूलर लगवाना नहीं भूलेंगे। और पिताजी, हम भी अपना घर मिट्टी का ही बनाएंगे और उसमें इसी तरह के पलंग, बर्तन, बिस्तर और चित्रकार करेंगे और ऐसे ही एसी और कूलर भी बनवाएंगे ताकि हमारा घर भी ठंडा हो। हाँ मेरे बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। चलो अब घर चलते हैं। सभी लोग खुशी खुशी उस घर से बाहर निकलते हैं। एक बार फिर सभी लोग वापस उस घर को पलट कर देखते हैं जिस घर ने उन सब लोगों को मुसीबत के वक्त शरण दी थी। उसके बाद वे गांव पहुंचते हैं। गांव वाले भी उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्होंने साहूकार का कर्जा चुका दिया है और अपना घर वापस लेकर उसकी मरम्मत करवा ली है। घर के बाहर महेश किराना स्टोर नाम से एक छोटी सी दुकान खुल गई है। घर में कूलर, पंखे, एसी सब कुछ मिट्टी का लगवाया गया। बर्तन भी मिट्टी के रखे गए। कोमल अपनी भाभियों से बात करते हुए कहती है, भाभी देखो, नया कूलर लग गया है। अब घर के अंदर कितनी ठंडी हवा आ रही है। हाँ कोमल, और अब हमारे पास फ्रिज भी है और पंखे भी। वो 1 लाख रुपए का इनाम हमारे लिए वरदान बन गया।